हेलो फ्रेंड्स, आज जो ये वीडियो है ये हमारा जो मेजर कंट्रोवर्शियल टॉपिक नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ है उसके बारे में है। हमने कल एक वीडियो निकाली थी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है उसके बारे में आपको बताया था। लेकिन उस सुनवाई के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर निकाला है उस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट क्या चाहता है वो हम लेकर के आए हैं। उस ऑर्डर को हम थोड़ा स्टडी करेंगे और आपको एक साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे एक्चुअली में अभी सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है और सुप्रीम कोर्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। टोटल 38 पिटिशंस जो हैं उन पे सुनवाई हुई है कल 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में। और सभी 38 पिटिशंस का जो एक मेजर एम्फेसिस था वो ये था कि कोर्ट मैंडेटेड रीटेस्ट होना चाहिए, मतलब कोर्ट के ऑर्डर से एक रीटेस्ट कराया जाना चाहिए नीट का, ताकि नीट का टेस्ट दोबारा हो, क्योंकि इस नीट के टेस्ट में बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नोटिस की गई थी। एक सबसे पहली एक लीक के अगेंस्ट में एक एफआईआर फाइल की गई थी बिहार में शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में, जिसमें धाराएं 407, 408 और 409 ये 3 धाराएं लगाई गई थी। इसका मतलब है कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है वो एक करियर, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस चीज को लेके जाए वो और वर्कर्स, उनके ऊपर एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट डाला गया था। और सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की धारा है वो लगा करके एफआईआर फाइल की गई। और इसके बाद में ये भी देखा गया कि एफआईआर जो दूसरे सिटीज में फाइल हुई और इसके बेस पे हमारी जो पेटिशनर्स हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि ये पेपर लीक हुआ है तो ये कोर्ट मैंडेटेड रीटेस्ट होना चाहिए। अपना जो रीटेस्ट का क्लेम है उसको सपोर्ट करने के लिए काफी सारे डेटाज यहाँ प्रेजेंट किए गए, जिसको बाद में अपने सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उसको बोला कि ये रेड फ्लैग्स हैं। उनमें उन्होंने ये बताया कि जो 720 नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स थे उनके नंबर बहुत ज्यादा थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक बड़ा इलॉजिकली अपने घर से बहुत दूर का सेंटर चूज किया और वहां जाकर के बड़े अच्छे नंबर स्कोर किए, एग्जॉर्बिटेंटली हाई नंबर स्कोर किए, जो कि इलॉजिकल है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके नीट का स्कोर तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया स्कोर लेकर के आए, लेकिन 12th में एवरेज या बिलो एवरेज थे। फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का बड़ा अच्छा स्कोर किया, बाकी में वो बिलो एवरेज आए। तो इन सबको देखते हुए ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। और जो पेटिशनर थे उन्होंने अपने डेटा को सपोर्ट करने के लिए कुछ जो है अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा रखा जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अब इसमें उन्होंने 2020 से लेकर 2024 तक जो ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट थे उनका एक एनालिसिस सामने रखा। अब 2020 में 1 स्टूडेंट, 2021 में 3 स्टूडेंट और 2023 में 2 स्टूडेंट ही 720 में से 720 नंबर लाके ऑल इंडिया रैंक 1 बने। और 2022 में इंटरेस्टिंगली कोई 720 में से 720 वाला नहीं था, जो ऑल इंडिया रैंक 1 था उसके 715 नंबर थे। लेकिन इस सब के अगेंस्ट मतलब 1 या 2 स्टूडेंट्स यहाँ पर टॉप करते थे 720 नंबर लेके। 2024 में 67 स्टूडेंट जो है वो 720 में से 720 नंबर ला करके ऑल इंडिया रैंक 1 पर आ गए। ये एक बहुत ही अनएक्सेप्टेबल सा फिनोमेना हुआ, बहुत ही अजीब सी एक डेवलपमेंट हुई, जिसको लेकर के सब शक गया कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसके बाद इस डाटा को सपोर्ट करने के लिए कुछ टेबुलर प्रेजेंटेशन किए गए डेटा एनालिसिस को फर्दर करने के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसा रहा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स अगर जो लोग स्टैटिस्टिक्स जानते हो उनके लिए हमने पढ़ा था मीन, मोड, मीडियन। तो मोड मतलब एक पर्टिकुलर नंबर पे कितने स्टूडेंट्स थे वो कंपेयर किया गया। तो हम बहुत ज्यादा नहीं, हम 2023 और 2024 को कंपेयर करते हैं। 700 नंबर लाने वाले स्टूडेंट 2023 में थे सिर्फ 247 और इस साल 2024 में थे 2250। 685 नंबर लाने वाले बच्चे 1132 थे 2023 में और इस साल 6770 6777 स्टूडेंट्स लेकर के आए। मतलब 10-10 गुना के आसपास हम लेके चले तो बच्चे जो है वो नंबर लेकर के आ रहे हैं। और इसके बाद डिफरेंट इंटरवल्स पर डिफरेंट मार्क्स को कैलकुलेट करके और ये डेटा प्रेजेंट किया गया। और सबसे नीचे था 539 का स्कोर, 539 के स्कोर में 2023 में करीबन 72,900 बच्चे जो हैं वो स्कोर किए थे 539। लेकिन 2024 में ये फिगर चली गई 1,57,000, मतलब एक्सॉर्बिटेंटली हाई बच्चे जो हैं वो हायर नंबर ऑफ स्कोर्स की तरफ थे, हाई स्कोर की तरफ जा रहे थे। तो ये डाटा शो करता है कि कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है कि बहुत सारे बच्चों ने एक अच्छा स्कोर किया। बिहार में पहली एफआईआर फाइल हुई थी, इसके साथ साथ और एफआईआर फाइल की गई गुजरात में, झारखंड में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और दिल्ली में। ये सारी जो एफआईआर थी ये भी पेपर लीक के अगेंस्ट में थी। इन सबको देखते हुए और इस डेटा को स्टडी करते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इट इज अनडिनाएबल दैट लीक हैज हैपेंड। मतलब उन्होंने ये तो बोला कि लीक हुई है,
अब लेकिन साथ साथ बार बार पूरी सुनवाई के दौरान हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को बोलता रहा कि जो साइज ऑफ एग्जाम है इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। 4750 सेंटर्स पे ये एग्जाम हुआ, 571 सिटीज में एग्जाम हुआ, 18 सिटीज यहाँ से इंडिया के बाहर के सेंटर्स थे और लगभग 23,33,000 स्टूडेंट जो है इससे अफेक्ट होने वाले हैं, इसलिए इस एग्जाम को हम बहुत इजीली नहीं देख सकते। तो उन्होंने एक टर्म यूज की, उन्होंने बोला द लॉ ऑन वेदर द रीटेस्ट शुड बी ऑर्डर इन सच ए सिचुएशन सच एज द प्रेजेंट इज बेस्ड ऑन सेटल्ड पैरामीटर। मतलब उन्होंने बोला कि अगर हमें रीटेस्ट के बारे में सोचना है तो हमें कुछ सेटल्ड पैरामीटर्स को बेस करना पड़ेगा, उनके बेस के ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। और सेटल्ड पैरामीटर्स क्या बताए गए वो ये थे, पहला क्या ये ब्रीच सिस्टमेटिक थी, एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई थी। दूसरा ये क्या इस ब्रीच ने पूरे एग्जाम की एंटायरिटी को ही सेक्रीफाइस कर दिया, जो सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम है वो एंटायरली सेक्रीफाइस हो गई, पूरा एग्जाम का हिंदी में अगर बोले तो भट्टा ही बैठ गया। और जो हमारे बेनिफिशियरीज ऑफ फ्रॉड थे वो अनटेंटेड स्टूडेंट से हम सेपरेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब जिन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स थी, जिन लोगों ने ये काम को अंजाम दिया, जो इनसे जिनको इनका बेनिफिट होगा वो, और बाकी बच्चों को हम अलग कर सकते हैं नहीं अलग कर सकते। इस पर ये 3 पैरामीटर्स के ऊपर उन्होंने बोला कि हम इस बात को जो है देखेंगे, इसको स्टडी करेंगे और उसके बाद ही हम इस चीज को लेकर के आएंगे क्या ऐसा हुआ। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर सैंक्टिटी ऑफ एंटायर एग्जाम, मतलब पूरे एग्जाम की जो पवित्रता है वो अगर भंग हो गई है तो रीजन बनता है कि रीटेस्ट किया जाए। और दूसरा कि अगर हम ये सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि जो लोग बेनिफिट हुए इस लीक की वजह से और जो अनटेंटेड हैं, जो ईमानदार बच्चे हैं, जो नॉर्मल कोर्स में एग्जाम दे रहे थे, अगर इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो भी हो सकता है रीटेस्ट के लिए जाना पड़े। लेकिन फिर दोबारा कोर्ट ने ये बात बोली क्योंकि इतने बड़े एग्जाम के लिए ये डिसीजन इतना आसान नहीं है। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि 23 लाख से ज्यादा स्टूडेंट इससे अफेक्ट होंगे। अफेक्ट होने के साथ साथ जो एग्जाम की जो मानसिकता है बच्चों की वो भी अफेक्ट होगी, उसकी कॉस्ट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों का मेंटल प्रेशर, इस सबको हमें दिमाग में रखना है ताकि कोई भी बच्चा जो कि एक नॉर्मल सिनेरियो में पढ़ रहा था, ईमानदार और अच्छे तरीके से उसने अपनी पढ़ाई की थी, वो अफेक्ट नहीं हो। तो इसलिए हमें इसको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। तो कोर्ट ने ये बोला कि इसका डिसीजन इतनी आसानी से नहीं होगा, हम इसको डेफर करते हैं और कुछ पॉइंट्स को हमें, कुछ एस्पेक्ट्स को हमें स्टडी करना पड़ेगा। वो एस्पेक्ट्स जो है वो एनटीए को प्रेजेंट करने थे, जिन एस्पेक्ट्स को लेकर के कोर्ट ने अपना डिसीजन बेस करना है आगे जाकर के। तो उन्हें बेसिकली 5 एस्पेक्ट्स रखे। तो उन्होंने बोला, एनटीए को बोला कि 5 एस्पेक्ट्स के ऊपर अपना एक राइटअप बनाया, हमारे पास लेकर के। पहला एस्पेक्ट था नेचर ऑफ लीक। उनका पहला ये था कि सबसे पहले एनटीए को इस लीक के बारे में कब पता चला, नंबर 1 कब पता चला और कैसे पता चला। नंबर 2 किन किन सेंटर्स पे ये लीक हुआ। उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ वो किस मीडियम से आगे बढ़ाया गया, किस किस मीडियम से होकर के गुजरा। ड्यूरेशन ऑफ लीक, मतलब जो लीक हुआ वो लीक के टाइम से लेकर के एग्जाम के टाइम के बीच का जो टाइम गैप था वो कितना था। उसके बाद कस्टडी ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग से लेकर के एग्जाम के स्टार्ट होने तक वो पेपर, क्वेश्चन पेपर किन के हाथों से गुजरा, और क्या सारा का सारा क्वेश्चन पेपर जो है वो लीक हुआ है या उसका कोई सेक्शन या कोई पार्ट लीक हुआ है। ये एक एस्पेक्ट था नेचर ऑफ लीक। दूसरा एस्पेक्ट उन्होंने ये बताया कि अब एनटीए ने क्या स्टेप लिए इस लीक को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या सेंटर्स आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, क्या बेनिफिशियरीज आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, क्या मॉडलिटीज, कौन से तरीके हमने अपनाए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दें। ये दूसरा एस्पेक्ट एनटीए को दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इसके बाद तीसरा एस्पेक्ट ये था कि वो उन्होंने एनटीए से पूछा कि क्या हमारे कोई डेटा एनालिटिक की को अपॉइंट करने की जरूरत है, क्या हमें कोई साइबर फोरेंसिक यूनिट अपॉइंट करने की जरूरत है, ये चेक करने के लिए कि लीक कैसे हुआ, कहां हुआ और इसका जो स्पेक्ट्रम था कितना वाइड स्प्रेड था, इसको चेक करने के लिए कि हमें किसी साइबर एक्सपर्ट्स की और साइबर सेल की जरूरत पड़ेगी। और इसके बाद चौथा एस्पेक्ट, अगर रीटेस्ट होता है तो उन्होंने ये पूछा कि जो 1563 बच्चे, अगर हमें याद हो, जिनका ग्रेस मार्क की वजह से रीटेस्ट हुआ था, जो 1563 बच्चों का रीटेस्ट कराया गया जिसमें से 813 बच्चे अपीयर हुए, उसका रिजल्ट तो आ गया है, और उनके रिजल्ट से लेके काउंसलिंग तक के बीच की जो भी वर्किंग है वो क्या है, उसकी मोडस ऑपरेंडी क्या है, ये बताया जाए। ये रीटेस्ट अगर होता भी है तो आगे क्या स्टेप्स लिए जाएंगे उसके बारे में शायद सुप्रीम कोर्ट को जानना चाहता होगा। तो चौथा एस्पेक्ट ये था। 5वां एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अब
क्या एनटीए ने स्टेप लिए हैं कि आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना खड़ी हो, आगे से ऐसी दिक्कत ना आए? तो क्या एनटीए ने कुछ स्टेप्स लिए हैं आगे उसको रोकने के लिए? कोई स्पेशल सेल, स्पेशल कमेटी, स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया है एडवाइस करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए कि आगे से ऐसी लीक ना हो, आगे से ऐसी मैल प्रैक्टिसेस ना हो, आगे से ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि इतना अच्छा और इतना बड़ा एग्जाम उसकी सैंक्टिटी को कॉम्प्रोमाइज करना या उसकी सैंक्टिटी पे क्वेश्चन आ जाए, वो चीज को क्या रोकने के लिए एनटीए ने क्या स्टेप लिए हैं? तो एनटीए को ये बोला गया है कि भाई पहले, सबसे पहले तो जो आप कमेटी बनाएंगे हम उसको देखेंगे, अगर वो कमेटी ठीक है तो ओके, अगर उसमें कुछ चेंजेस करने को तो हम उसको बताएंगे। तो इस 5वें एस्पेक्ट में उस कमेटी या उस ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बताएगा कि एनटीए ने कोई स्टेप लिया है क्या इस बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये 5 एस्पेक्ट पे एक राइटअप बना करके, आप जो भी लीगल टर्म्स में यूज करें, एक राइटअप बना के एनटीए को देना है। सॉलिसिटर जनरल ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इनके काउंसिल है, एनटी काउंसिल, इन दोनों ने ये बोला है कि 10 तारीख की शाम तक ये प्रिपेयर हो जाएगा और 11 तारीख को इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। तो 11 तारीख को दूसरी सुनवाई की डेट रखी गई है और ये भी बोला गया है कि इतनी सारी 38 पेटिशंस को समराइज करके एक सिंगल पेटिशन बनाई जाए और इतने सारे वकील, बहुत सारे वकील हैं, जो पूरा ऑर्डर 19 पेज का ऑर्डर है, 10 पेज में तो वकीलों के नाम ही आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि 2 नोडल वकील अपॉइंट किए जाएं जो स्टूडेंट्स की या पेटिशनर्स के बिहाफ पे बात करें और एक सिंगल एक सबमिशन में उसको सबमिट किया जाए। तो जो पेटिशनर है उनके पार्ट पे एक सिंगल सबमिशन सबमिट होगा और एनटीए अपने 5 एस्पेक्ट्स की रिपोर्ट को सबमिट करेगी और उसको स्टडी करने के बाद कोर्ट जो है ये इस बात अपना फैसला जो है निर्धारित करेगा कि क्या ये रिटेस्ट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जो हमारा विचार है, हमें देख रहे हैं कि बार बार कोर्ट जो है वो साइज और एंटायरिटी ऑफ एग्जाम के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। बार बार कोर्ट ये बोल रहा है क्या एंटायरिटी मतलब टोटलिटी ऑफ एग्जाम जो है वो जियोपार्डाइज हो गया है या वो पूरा का पूरा जो है वो इफेक्ट हुआ है। और जहां तक अब हम समझते हैं, देखिए 50 बच्चे, 60 बच्चे, 100 बच्चे, 1000 बच्चे इन्वॉल्व होंगे, लेकिन 23,33,000 बच्चे जो हैं उसका खामियाजा नहीं भुगतने चाहिए। तो कुछ ना कुछ कोर्ट इस बारे में डिसीजन लेगा, क्योंकि एक एग्जाम को रीकंडक्ट करना ना सिर्फ एक मशीनरी का ही इन्वॉल्व होना नहीं है, उस बच्चे की मेंटालिटी जिसने कॉस्ट लगाई है, टाइम लगाया है, कोचिंग ली है, अपना माइंड सेट किया है और अच्छा स्कोर लेकर के अगर वो आया है तो उससे अफेक्ट नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक बच्चा जब आज अच्छे नंबर लेकर के आया है, एक अच्छा ईमानदार और एक ऑनेस्ट बच्चा जिसने प्रिपरेशन से अच्छे नंबर लिए हैं, जो दोबारा बैठे तो सिमिलर लेवल का वो पेपर आए और सिमिलर परफॉर्मेंस वो करे। कभी कभी कोई एक दिन, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा रहता है कि जब बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस कर लेता है, लेकिन दोबारा जब वो बैठेगा तो हो सकता है कि वो उस मेंटल सेटअप में, उस मेंटल माइंडसेट में ना हो कि उतना परफॉर्म कर पाए। तो हम नहीं चाहते कि ये रीटेस्ट हो और जो मुझे लग रहा है जिस दिशा में कोर्ट जा रहा है उस दिशा में हमें भी ये लग रहा है कि साइज ऑफ एग्जाम को देखते हुए कुछ ऐसा डिसीजन आएगा कि बच्चे उससे अफेक्ट नहीं होंगे। तो अब हम 11 तारीख की वेट करते हैं। ये पूरे ऑर्डर की मैंने आपको समरी बताई है और ये समरी बताने का मकसद आपको ये था कि बहुत सारे हमारे पास सवाल आ रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि सर 8 तारीख को क्या फैसला हुआ। फैसला अभी कुछ नहीं हुआ है, कोर्ट ने कुछ डिटेल्स मांगी है जो मैंने इस वीडियो में बताई है। उन डिटेल्स के आधार पर अभी 11 तारीख को कोर्ट जो है उन डिटेल्स को स्टडी करेगा और फिर अपने फैसले के बारे में कोर्ट बताएगा। पर उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसला होगा वो इन सब बच्चों के हित में होगा जो बच्चे 23 लाख बच्चे अभी इस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।